हेलो। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम ताबड़तोड़ तरीके से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 600 से 700 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपको करंट अफेयर्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये सीरीज को फॉलो कर लीजिए। अभी करंट अफेयर्स पूरा A to Z कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटी? हाल ही में एक रैंकिंग आई थी वर्ल्ड बैंक की, दुनिया के सबसे इक्वल सोसाइटी को लेके। उसमें भारत का रैंक पूछा है। तो इस रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वो है फोर्थ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया फोर्थ रैंक पे आता है इन मोस्ट इक्वल सोसाइटी। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है स्लोवाक रिपब्लिक। स्लोवाक रिपब्लिक पहला है। दूसरा है स्लोवेनिया। तीसरा है बेलारूस। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं ना। और इसमें जो इंडेक्स फॉलो होता है वो होता है जीनी इंडेक्स। जीनी इंडेक्स होता है। ठीक है। जीनी इंडेक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, कंजम्पशन का, पूरी पॉपुलेशन है, उसको फॉलो करके एक स्कोर लाता है जो हर कंट्री को दिया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए, तो जो टॉप पे आया था स्लोवाक रिपब्लिक, उसका था 24.1 और इंडिया का था 25.5। इसमें जीरो का मतलब होता है कंप्लीटली इक्वल। ठीक है। और 100 का मतलब होता है कंप्लीट इनइक्वालिटी। कंप्लीट इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द 2019-21 डेटा, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? 2019-21 का जो डेटा था उसके अनुसार भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाई गई है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? ये होती है डेथ ऑफ वुमेन, है ना। जिन औरतों की मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के 42 दिन के अंदर, 42 डेज के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो मैटरनल डेथ कहलाती है। ठीक है। अ, तो इसका जो रेशियो निकाला जाता है उसको कहते हैं मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी रेट। कैलकुलेट कैसे होता है? नंबर ऑफ डेथ अपॉन 1 लाख लाइफ बर्थ। ठीक है, 1 लाख बच्चे जिन्होंने जन्म लिया वो लाइफ बर्थ हो गया। नंबर ऑफ डेथ अपॉन 1 लाख लाइफ बर्थ। हाल ही में जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग, अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 93, है ना। और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट है केरला का। ठीक है। और हाईएस्ट की बात करें तो वो है आसाम का, है ना। केरला का है 20 और आसाम का है 167। ठीक है। तो ये टॉप और बॉटम स्टेट्स हो गए। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि लोएस्ट किसका है। तो लोएस्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला। केरला का सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज इन इंडिया इन 24-25 सीजन? 2024-25 का जो सीजन था उसमें कौन सा राज्य टॉप पे आया, टॉप प्रोड्यूसर बना है? प्रोसेस्ड पोटैटोज होते हैं ना, आलू जो होते हैं, प्रोसेस्ड आलू जो होते हैं, उनका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? ठीक है। तो इसका जो टॉप प्रोड्यूसर है वो है गुजरात। ऑप्शन डी। गुजरात इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड पोटैटोज प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे चल के जो भी आप चिप्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज होती है, उसको बनाने में काम आता है ना। तो फर्स्ट पे है गुजरात। सेकंड और थर्ड की बात की जाए तो सेकंड पे आता है यूपी और थर्ड पे आता है पंजाब। ठीक है। ये
टॉप 3 स्टेट्स है इन टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स है ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज। According to the QS Best Student Cities Ranking 2026, which city has been named the most affordable student city in the world? कौन सी कौन से शहर मोस्ट अफोर्डेबल शहर बना है दुनिया का, है ना। ये रैंकिंग किसने निकाली थी? क्यूएस, एक एजुकेशन मैगजीन निकाल है, उसने निकाली थी। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग दुनिया में कौन सा सबसे अफोर्डेबल शहर है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, है ना। विद्यार्थियों की बात की गई है इसमें, उनको ध्यान में रखते हुए रैंकिंग आई थी। तो इसमें जो है टॉप पे आया है दिल्ली। दिल्ली जो है मोस्ट अफोर्डेबल शहर है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है दिल्ली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हु इज द ओनली इंडियन फीचर्ड ऑन टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट इन 2025? 2025 की जो रैंकिंग आई थी टाइम्स 100 क्रिएटर्स, जो भी क्रिएटर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो टाइम मैगजीन है उसने रैंकिंग निकाली थी टॉप 100 की, ठीक है। उसमें इकलौती भारतीय भारतीय कौन है, हमसे ये पूछा गया। तो इस रैंकिंग में इकलौती जो भारतीय आई है वो है प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन सी प्राजक्ता कोहली। इंडिया से सिर्फ इन्हीं को टॉप 100 में जगह मिली है। बहुत बड़ी रैंकिंग होती है इसमें, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जैसे मिस्टर बीस्ट हो गए, है ना, मिस्टर बीस्ट हो गए, जे शेट्टी हो गए, ठीक है, मेल रॉबिन्स है, इन सब का नाम है, ठीक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इन सब के साथ अपना नाम देखना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्राजक्ता कोहली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हाल ही में जो रैंकिंग आई थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, उसके रिगार्डिंग नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सिंगापुर होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स विद हाईएस्ट वीजा फ्री एक्सेस। इंडिया इज रैंक्स 88th इन द इंडेक्स। पहला है कि सिंगापुर टॉप पे आया है और इंडिया का रैंक 88 है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सिंगापुर फर्स्ट पे है, बिल्कुल सही बात है। सिंगापुर वर्ल्ड में अगर आप पिछले कई सालों की रैंकिंग देखिए तो सिंगापुर हमेशा फर्स्ट पे रहा है। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप 193 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज रैंक 88th इन द इंडेक्स। गलत है। इंडिया का जो रैंक है, हाल ही जो रैंकिंग है उसमें है 77, ठीक है। 77 इंडिया का रैंक है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 85 था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8 प्लेसेस का जंप है इस रैंकिंग में, ठीक है, इंडिया की तरफ से। इंडिया की अगर पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं तो वो है 59। 59 कंट्रीज में अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पिछले साल तक 57 थे। रिसेंट एडिशन है श्रीलंका और फिलीपींस, है ना। ये दो अभी रिसेंट एडिशन है और इसके साथ ही टोटल जो हमारी वीज़ा फ्री कंट्रीज का लिस्ट है उसमें वो हो जाती 59। अब ये जो रैंकिंग है किस पे बेस्ड होती है? तो ये बेस्ड होती है जो ट्रैफिक डेटा आता है, ठीक है, जो भी स्टैट्स इस हेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेटा मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, ठीक है, IATA। वो पूरा डेटा प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे रैंकिंग निकाली जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली वन। Who became the first Indian in 36 years to win under 15 girls single title at the Asian Youth Table Tennis Championship? 36 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय लड़की ने जो अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल है वो जीता है एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कौन सा एडिशन था?
चैंपियनशिप का ये था 29th एडिशन, है ना। कहाँ हुआ था? तश्केंत, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तश्केंत उज़्बेकिस्तान में 29th एडिशन हुआ था इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। और इसमें जो जीती हैं वो हैं दिव्यांशी भौमिक, है ना। ऑप्शन ए दिव्यांशी भौमिक। इन्होंने इतिहास क्रिएट करा है और 36 साल के बाद कोई भारतीय इस कंपटीशन को जीता है। इनसे पहले 1989 में जब न्यू दिल्ली में ये कंपटीशन हुआ था, तब सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी, अ, सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी ये टाइटल जीती थी। उसके बाद 36 साल बाद दिव्यांशी ने ये टाइटल जीता है। Who is re-elected as the president of खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो खो-खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं सुधांशु मित्तल जी। ऑप्शन सी सुधांशु मित्तल। उपकार सिंह वर्क की बात की जाए तो ये सेक्रेटरी सिलेक्ट हुए हैं, है ना। सेक्रेटरी सिलेक्ट हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और सुधांशु मित्तल जो है वो बने हैं प्रेसिडेंट। वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में हुआ था 2025 का एडिशन। ये क्या है? ये फॉर्मूला वन रेस कंपटीशन है। इसको कौन जीता है? तो इसको जीते हैं लैंडो नॉरिस। ऑप्शन डी लैंडो नॉरिस। Who has been appointed as the CEO of ICC? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन बने हैं? तो आईसीसी आईसीसी के सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। ऑप्शन सी संजोग गुप्ता भारतीय हैं। संजोग गुप्ता जी ये बने हैं सीईओ। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? इन्होंने करा है जेफ अलार्डिस। जेफ अलार्डिस को इन्होंने रिप्लेस करा है। ये सवाल वापस रिपीट हो गया, पहले भी हमने देखा था। कौन बना है अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल? किसने जीता है एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में? दिव्यांशी भौमिक को। इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? आईएसएसएफ जो चैंपियनशिप होती है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि शूटिंग चैंपियनशिप है, उसको इंडिया कब होस्ट करेगा? तो उसको इंडिया होस्ट करेगा 2000। यहाँ पे हमसे पूछा गया राइफल, पिस्टल और शॉटगन का। तो उसको इंडिया होस्ट करेगा 2028 में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 2028 में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंडिया उसको होस्ट करने वाला है। और इसी का वर्ल्ड कप होता है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। ठीक है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट करेगा 2027 है। ठीक है, तो दो मेजर इवेंट्स हैं जिनको इंडिया होस्ट करने वाले हैं, शूटिंग के बहुत बड़े इवेंट्स हैं। उसको इंडिया होस्ट करेगा, एक करेगा 2027 में और एक करेगा 2028 में। 27 में तो नॉर्मल वर्ल्ड कप है और जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में है। हु वन द विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल? इनमें से कौन विंबलडन जो चैंपियनशिप हुई थी, एक टेनिस चैंपियनशिप है विंबलडन, सबसे बड़ी चैंपियनशिप मानी जाती है, वो कौन जीता है? वुमेन्स टाइटल हमसे पूछा गया यहाँ पे, है ना। वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? तो वुमेन्स टाइटल जीता है ईगा स्वेतिक। ईगा स्वेतिक ने वुमेन्स टाइटल जीता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है उसका, फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है ना।
जितने भी फुटबॉल क्लब्स होते हैं ना, हर देश के टॉप क्लब्स को बुलाया जाता है और एक क्लब वर्ल्ड कप खेला जाता है। उस टाइम नया फॉर्मेट आया था, ठीक है, जिसमें 32 टीम का फॉर्मेट था, वो इंट्रोड्यूस करा था पहली बार। तो इसमें पूछा है कि कौन इनॉग्रल इवेंट जो था इसका, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का, वो कौन जीता है। तो ये जीता है चेल्सी। ऑप्शन ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चेल्सी हमारा सही आंसर है। चेल्सी ने दूसरी बार है जब चेल्सी ये क्लब वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अ, और इसने किसको हराया था, इसने पीएसजी को हराया था, ठीक है। पीएसजी पेरिस का क्लब है, ठीक है, पेरिस का बहुत बड़ा क्लब है, और चेल्सी है लंदन, यूके का, ठीक है। और हाल ही में एक यूएफा चैंपियंस लीग भी हुआ था, ठीक है, जो बहुत चैंपियंस लीग फुटबॉल से रिलेटेड है। पीएसजी यूएफा चैंपियंस लीग का विनर था। और ये कंपटीशन हुआ कहाँ था, ये कंपटीशन हुआ था न्यू जर्सी, यूएसए में। यूएसए में ये कंपटीशन हुआ था। पेन सिंगल टाइटल एट द बीडब्ल्यूएफ जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। जो जापान ओपन जो जापान ओपन बैडमिंटन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था 2025, उसको किसने जीता है। पहले तो ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में हुआ था। और जीता कौन था, इसको जीते थे चाइना के प्लेयर हैं शी यूकी, ठीक है, शी यूकी चाइना के प्लेयर हैं। इन्होंने ये टाइटल चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। और महिलाओं में बात की जाए, ठीक है, वुमेन्स टाइटल जो हुआ था, वुमेन्स चैंपियनशिप जो हुई थी, तो उसको जीता था आंसी यंग ने, ठीक है। आंसी यंग जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर हैं, उन्होंने ये वुमेन्स कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीती थी। Became the first Indian to reach the final of FIDE Women's World Cup 2025। FIDE, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है चेस का, उसका वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था। तो उसके उस कंपटीशन के इतिहास में पहली भारतीय जो कि फाइनल पहुंची थी, वो कौन थी, ठीक है। तो ये जो फाइनल में पहुंची थी, वो उनका नाम है दिव्या देशमुख। ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, ठीक है। दिव्या देशमुख जी पहली भारतीय बनी है जो फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची हैं। इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है तान जोंगी, ठीक है, तान जोंगी, जो कि चाइना की प्लेयर है ना, उसको हराया है इन्होंने। और पूछा जाए कंपटीशन होकर है बातूमी बातूमी जॉर्जिया में ये कंपटीशन हो रहा है ना। बातूमी जॉर्जिया में ये कंपटीशन हुआ था। और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थी दिव्या देशमुख जी। और आगे चल के इन्होंने इस कंपटीशन को जीता भी था, है ना। तो विनर जो है ये भी दिव्या देशमुख जी है। अंडर द मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना recently announced by Delhi government, what is the revised cash award for Olympic and और पैरालंपिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट करी है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना, उनको कितना अवार्ड, कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो जो रिवाइज लिमिट है उसको 7 करोड़ कर दिया गया है। तो अब जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 7 करोड़ मिलेंगे। पहले ये 3 करोड़ था, ठीक है, 3 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के 7 करोड़ कर दिया गया है। और सिल्वर जो जीतते हैं उनको मिलेंगे 5 करोड़, और ब्रॉन्ज जीतने वालों को मिलेंगे 3 करोड़, ठीक है। और इसी के साथ उनको ग्रेड ए जो जीतते हैं, मेडल जीत के आते हैं,
ये गोल्ड और सिल्वर वो ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है? और इसी जो योजना ये स्टार्ट करी थी, इसी में एक तो ओलंपिक्स के लिए कैच जो है वो बताए गए थे, और साथ ही में जो एशियन गेम्स होते हैं, ठीक है, एशियन गेम्स के लिए या पैरा एशियन गेम्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी भी प्राइस बनी, रिवाइज हुई थी। तो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनको मिलेंगे 3 करोड़, सिल्वर को 2, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़। ठीक है, तो ये प्राइस बनी डिसाइड हुई थी और एशियन गेम्स। Who among the following recently became India's 87th चेस ग्रैंड मास्टर? हाल ही में इंडिया के 87th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है 23 साल के हरिकृष्ण ए। हरिकृष्ण ए जो हैं वो 87th ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। ठीक है, एल आर श्रीहरि जी की बात की जाए तो ये 86 थे, और पी श्यामा निखिल की बात की जाए तो ये 85th ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। जैसे कि मैंने बताया था, हु वन द फाइनल इन फिडेस वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो फिडे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, उनका नाम है दिव्या देशमुख जी। दिव्या जी ने 19 साल की उम्र में ये जो फिडे वर्ल्ड कप है उसको जीता है। ठीक है, इसके साथ ही इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल गया था, और ये 4th ग्रैंड मास्टर बन गई इंडियन वुमेन है जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। ठीक है, पहली कौन थी? पीजी। सेकंड है आर वैशाली। थर्ड है हरिका द्रोड़ावली। ठीक है, तो ये पहली 3 महिलाएं थी जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था, और चौथी बन गई है दिव्या देशमुख जी। और इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था वो मैंने आपको बता ही दिया था, बातूमी जॉर्जिया। बातूमी जॉर्जिया में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये हम्पी जी का पूरा नाम है कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। और पूछा जाए कि दिव्या देशमुख जी ने किसको हरा के ये टाइटल जीता था, तो इन्होंने कोनेरू हम्पी जी को ही हरा के ये चैंपियनशिप जीती थी। वन द यूएफा वुमेन्स यूरो 2025 फाइनल? यूरो फुटबॉल का एक कंपटीशन होता है यूरो 2025। यूरो होता है, यूएफए का कंपटीशन है, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं, है ना, वो इस कंपटीशन में compete करती हैं। फुटबॉल का कंपटीशन होता है, और इस साल जो फाइनल था उसको जीता है इंग्लैंड ने। ऑप्शन डी, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की जो महिला टीम है उसने ये कंपटीशन जीता था, और कंपटीशन में इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया था स्पेन को। ठीक है, फाइनल में इन्होंने स्पेन को हराया था। अ, और ये सेकंड टाइटल है इंग्लैंड का। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन सी है? तो होस्ट इसको कर रहे थे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो इस यूरो 2025 को होस्ट कर रखा था। इस कंपटीशन में बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो मिला था, स्पेन की प्लेयर है एंटीना बोनाती। ठीक है, स्पेन की प्लेयर है। और बेस्ट यंग प्लेयर की बात की जाए कि मिशेल के मांग, ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, तो ये याद लीजिएगा। इसमें मेन तो जो काफी चीज है वो ये है कि जीता कौन था? इंग्लैंड। हराया किसको? स्पेन को। होस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड। ठीक है, और बेस्ट प्लेयर इटीना बोनमाती। What is the theme of World Sports Journalist Day 2025?
वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं दिन मनाया जाता है 2025, उसकी थीम पूछी है हमसे। तो सबसे पहले ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 2 जुलाई। 2 जुलाई को ये जो दिन है वो मनाया जाता है। सबसे पहली बार मनाया कब था? 1994 में। 1994 से ये जो है डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था। और मनाया किस उपलक्ष्य में जाता है? मनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन जो है उसका फाउंडेशन डे था, ठीक है, 2 जुलाई। तो उसको 1924 में हुआ था। उसके 70 साल हो रहे थे, तो उस उपलक्ष्य, उस दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे स्टार्ट कर दिया गया था हर 2 जुलाई को बनाना। तो इस साल का जो थीम था, ठीक है, वो था चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इन विच ईयर डिड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 15 जुलाई एज वर्ल्ड यूथ स्किल डे? ठीक है, 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाना घोषित करा था। ये पूछा है हमसे कि कौन से साल में ये डिक्लेयर किया गया था। तो ये डिक्लेयर करा था 2014 में। ऑप्शन सी 2014। 2014 में ये जो 15 जुलाई है उसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया था। और ये इस साल की जो थीम है वो है यूथ एम्पावरमेंट, एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, ये इस साल की थीम है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल चेस डे 2025? जो इंटरनेशनल चेस डे है उसकी थीम क्या है? ठीक है, इस साल उसकी जो थीम है वो है एवरी मूव काउंट्स। 2025 की जो थीम है वो है एवरी मूव काउंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनाया क्यों जाता है? तो मनाया ऐसे जाता है क्योंकि इस दिन, ठीक है, इस दिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिडे, फिडे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में। इसलिए इस दिन को जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक इनिशिएटिव भी इस साल लॉन्च किया था, ईयर ऑफ सोशल चेस। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था फिडे के द्वारा टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल चेस डे। ठीक है, और डेट अगर पूछ ली जाए होता कौन सी तारीख पर, तो ये होता है 20 जुलाई। हर साल 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। सबसे पहली बार हुआ कब था? 2019 में। 2019 से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द ईयर्स 2019 टू 2028 एज द डैश। जो 2019 से लेकर 2028 तक के साल है उसको यूनाइटेड नेशन ने किस नाम से डिक्लेयर करा है? ठीक है, तो उनको डिक्लेयर किया गया है नेल्सन मंडेला डेकेड ऑफ पीस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेल्सन मंडेला डेकेड ऑफ पीस के नाम से इसको सेलिब्रेट मनाया जाएगा। नेल्सन मंडेला जी कौन थे? ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और इसलिए इनके नाम पे ही जो
ये दशक है 2019 से 28 का, इसलिए इसको नेल्सन मंडेला डेकेड ऑफ पीस कहा जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 2025? 2025 का जो वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे है उसकी थीम क्या है? पहले तो ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई 22 को। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनाया क्यों जाता है? तो मनाने का कारण है जो ब्रेन डिजीजेस होती हैं, ठीक है, दिमाग की जो बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। Has been appointed as a new chairperson of National Medical Commission by Union Cabinet। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो उसके जो नए चेयरपर्सन है वो बने हैं अभिजात सेठ। अभिजात सेठ जो हैं वो नए चेयरपर्सन बने हैं ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल। उन्होंने रिप्लेस किसको करा? उन्होंने रिप्लेस करा सुरेश गंगाधर जी को। सुरेश गंगाधर जी को रिप्लेस करके ये चेयरपर्सन बने हैं। Who is the current chairman of Central Board of Direct Tax as of July 2025? करंट में चेयरमैन कौन है? सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो ये जो है अभी अभी करंटली सर्व कर रहे हैं, इनको हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। इनका नाम है रवि अग्रवाल। ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी हाल ही करंट में चेयरमैन है और इनका रिटायरमेंट होना था 2024 में, सॉरी जून 2025 को इनका रिटायरमेंट हो रहा था। इनको पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल का एक्सटेंशन देके दे दिया। अब इनका रिटायरमेंट होगा जून 2026 में। Who has been appointed as a chief executive who has been appointed as the executive director ED of Reserve Bank of India? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ईडी जिनको अपॉइंट किया गया तो वो हुए हैं केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन सी केशवन रामचंद्रन जी को हाल ही में आरबीआई ने ईडी के पद पर नियुक्त किया है। तो ये करंट नए ईडी बने हैं ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Who is the current chairperson of Financial Services Institution Bureau? FSIB। FSIB है क्या? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके अंडर में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अभी करंट चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो इनके जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है भानु प्रताप शर्मा। ऑप्शन बी भानु प्रताप शर्मा। ये भी करंट में सर्व कर रहे थे, इनका रिटायरमेंट हो रहा था तो इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है जून 2026 तक ना। जून 2026 तक के लिए इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। Who has been appointed as a new CEO of Reserve Bank Innovation Hub? रिजर्व बैंक का जो इनोवेशन हब है उसके नए सीईओ कौन बने हैं? उसके नए सीईओ बने हैं साहिल कीनी। ऑप्शन बी साहिल कीनी। साहिल जी जो है बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कई फेमस कंपनी जैसे सेतु हो गई या इंडिया स्टैक हो गया है ना, उसमें काम करा हुआ है इन्होंने। तो इनको हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब जो है उसका सीईओ अपॉइंट किया गया। याद रखिएगा साहिल कीनी। Who has been selected as the Commonwealth Youth Peace Ambassador from India for the 2025 to 27 टर्म? 2025 से 27 का जो टर्म है उसके लिए कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर भारत से किसको सिलेक्ट करा गया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है।
IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट है जिनका नाम है सुकन्या सोनवाल। ऑप्शन बी सुकन्या सोनवाल। इनको जो है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है और ये जो है वो सर्व करेंगे एज अ लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप टीम को, है ना। उसको 2025 से 27 तक ये लीड करने वाले हैं। Has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? जो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है ना, 1993 बैच की, 1993 बैच की है। इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जी को हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है आरपीएफ का और इन्होंने रिप्लेस करा है मनोज यादव जी। ठीक है, मनोज यादव जी को इन्होंने रिप्लेस करा है जिनका हाल ही में 31 जुलाई को रिटायरमेंट हो गया था। और ये जो अपॉइंटमेंट्स है इनको करता कौन है? तो इनको करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो इसको जो जितने भी जो डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, उनको ये लोग ही अपॉइंट करते हैं। और इस कमेटी को हेड करता कौन है? इस कमेटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो इस कमेटी को हेड करते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA इन 2025। 2025 में जो NFRA है उसकी जो चेयरपर्सन है वो किसको अपॉइंट किया गया? तो उसके जो करंट में चेयरपर्सन बने हैं वो फॉर्मर CBDT चेयरमैन है। इनका नाम है नितिन गुप्ता। ऑप्शन सी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को NFRA का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। NFRA की बात की जाए, टोटल 15 मेंबर्स की कमेटी होती है। ठीक है, टोटल 15 मेंबर होते हैं इसके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Dash is stepping down as the first deputy managing director of IMF in August 2025। पहली जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी IMF की, वो हाल ही में अगस्त में अपना पद छोड़ेंगी। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है वो करंट में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF सर्व कर रही हैं, जो हाल ही में अगस्त 2025 में अपने पद छोड़ने वाली है। ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी IMF की। ठीक है, पूछे थे IMF के MD कौन है? IMF की MD है क्रिस्टीना स्लीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ IMF। Who is set to take over as the next vice chief of army staff on August 1, 2025। 1 अगस्त को नए वाइस चीफ मिलेंगे हमें आर्मी स्टाफ के। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह जो है वो नए वाइस चीफ बनेंगे आर्मी स्टाफ के। एक रिप्लेस किसको कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल RS राजा सुब्रमण्य, इनको रिप्लेस कर रहे हैं पुष्पिंदर जी। अब पिछले महीने जो बुक्स रिलीज हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई थी और उनके जो राइटर्स हैं, ये उनकी लिस्ट है। एक बुक आई थी द गदर मूवमेंट।
इसकी राइटर है राणा प्रीत हिल। ये आई थी सौर मैंगो ट्री। ये कहानियों का छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, उनका कलेक्शन है। इसको लिखा है पी लंकेश जी ने। 1 in a Million टोनल हॉलैंड की है। और एक बुक आई थी द मैन हु बिकेम सिनेमा। ये जो दिलीप कुमार जी थे, द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार, उनकी जो एक्टिंग का मेथड था ना, तो उसके ऊपर ये बेस्ड बुक है। और इसके राइटर हैं अशोक चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम याद रख लीजिएगा। और एक बुक आई थी भागमती, वाई हैदराबाद लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी। इसकी राइटर है मोपिया बासु। अब लास्ट ईयर कुछ ओबिचुरीज हुई थी, ठीक है, लास्ट मंथ सॉरी, कुछ ओबिचुरीज हुई थी, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज थी जो जिनका देहांत हो गया, ये उनके बारे में है। तो एक हुए थे बीवी पट्टाभिरम जी। इन्होंने इंडिया का सबसे पहला मैजिक स्कूल जो है वो बनाया था, ठीक है, उसके फाउंडर हैं ये, इंडिया के सबसे पहले मैजिक स्कूल के। और एक थी बी सरोज देवी, जो बहुत फेमस एक्टर हैं, है ना, फीमेल एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। एक्टिंग इनकी एक्टिंग ऐसी थी कि इनको अभ्यय सरस्वती कहा जाता था, ठीक है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी ये। और एक हुए थे मोहम्मद बुहारी जी, कि नाइजीरिया के फॉर्म प्रेसिडेंट है ना। और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की, मार्क्सिस्ट, उसके फाउंडिंग मेंबर थे बी एस अच्युतनंदन जी। अच्युतनंदन जी जो फाउंडिंग मेंबर है सीपीआई मार्क्सिस्ट के, उनका भी देहांत हो गया हाल ही में। और हल्क होगन रेसलिंग के रेसलिंग हल्क होगन जी जो बहुत बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज हैं लास्ट मंथ के। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एक्टर हैज बिकम द फर्स्ट टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। हॉलीवुड में एक वॉक ऑफ फेम है जहाँ पे हर स्टार, जो भी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं ना, उनको एक स्टार दिया जाता है और उस पर उनका नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो इंडिया की पहली, ठीक है, एक्टर कौन बनी है जिनको ये वॉक ऑफ फेम में स्टार मिला है? उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पहली इंडियन बनी है, इंडियन एक्ट्रेस, जिनको ऑनर किया गया है विद अ स्टार एट द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। और ये है कहाँ पे? ये हॉलीवुड डिस्ट्रिक्ट है, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ठीक है, यूएसए। यहाँ पे ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम लोकेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 2025 पेन प्रिंटर प्राइस। हाल ही में 2025 में पेन प्रिंटर प्राइस जो राइटिंग के लिए दिए जाते हैं वो अनाउंस हुए थे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है लेला अबू लेला सुडानी स्कॉटिश ऑथर वन द 2025 पेन प्रिंटर प्राइस। 2025 का जो अवार्ड था वो लेला अबू लेला जो है ऑथर, उनको मिला था, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं को 2025 का पेन प्रिंटर प्राइज मिला है। और अगला है कि द पेन प्रिंटर प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2019, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसको 2019 में नहीं, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2009 से हर साल पेन प्रिंटर प्राइज जो है ये राइटर्स को दिया जाता है। और सेरेमनी होती है तो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में हर साल ये सेरेमनी मनाई जाती है। वहाँ पे ये जितने भी अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी। जो 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है इंडिविजुअल कैटेगरी में, वो किसको मिला है? तो वो मिला है वर्षा देश पांडे जी को, ऑप्शन बी, वर्षा देश पांडे। 40th एडिशन है
इस पॉपुलेशन अवार्ड का। उसमें वर्षा देशपांडे जी को ये अवार्ड दिया गया भारत से। ये सेक्रेटरी हैं, ठीक है, दलित दलित महिला विकास मंडल। ये सेक्रेटरी है दलित महिला विकास मंडल की। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरी में। Which police station recently received the ISO certification for its quality management system? कौन सा पुलिस स्टेशन मिला है जिसको हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है अरुणथकल पुलिस स्टेशन केरला। अरुणथकल पुलिस स्टेशन जो कि केरला के अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट में भी सिचुएटेड है। इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। सर्टिफिकेशन दिया किसने? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ बीआईएस जो है, इसने ये सर्टिफिकेशन दिया है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है वो अनाउंस हुए थे फॉर 2024-25, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अवार्ड्स, ठीक है। चाहिए आइए आइए इन अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला 9th एडिशन का 2024 जो है वो 9th एडिशन था इस अवार्ड्स का। इस अवार्ड फंक्शन का देता कौन है? देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो अवार्ड्स हैं इनको प्रेजेंट करता है, होस्ट करता है इस अवार्ड फंक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कहाँ पे होता है ये? न्यू दिल्ली में। हर साल न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ये अवार्ड फंक्शन होस्ट करता है। और जो है जो भी टॉप परफॉर्मर्स है उनको अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। इस साल एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, सुपर स्वच्छ लीग सिटी, ठीक है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी जो है नया, पहली बार इस रैंकिंग में इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा गया था। इसमें अगर बात की जाए मोर देन 10 लाख वाली जो कैटेगरी है, इसमें फर्स्ट आया है इंदौर। एक दूसरी कैटेगरी 3 से 10 लाख, उसमें आया था नोएडा। एक कैटेगरी है 50,000 से 3 लाख, इसमें आया था न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक है 20,000 से 50,000, इसमें आया था बीटा। और एक है लेस देन 20,000, उसमें है पंचगणी, ठीक है। तो ये पांच कैटेगरी थी, उसके अलग अलग विनर से। और अगर बात की जाए स्वच्छ शहर की, ठीक है, स्वच्छ शहर की बात की जाए, इधर ही बना देता हूँ मैं। स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर की बात की जाए तो ये बताएं इंडिया का सबसे ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया का सबसे क्लीन सिटी जो है वो है इंदौर। स्वच्छ शहर में इसमें आया था अहमदाबाद, ठीक है। 3 से 10 लाख वाली जो कैटेगरी है इसमें मीरा भाईंदर। 50,000 से 3 लाख वाली जो है उसमें है देवास। 20 से 50 वाले में है पणजी। और लेस देन 20 वाली में बिल्हा। ये जो है स्वच्छ शहर अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था स्वच्छ
महाकुंभ 2025, तो वो मिला था प्रयागराज को स्वच्छ महाकुंभ 2025 का अवार्ड मिला था। और प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा टाउन का भी अवार्ड मिला था और 2025। और इसके अलावा एक सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड भी दिया गया था, जिसमें फर्स्ट आए हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला था। एक था क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड, उसका अवार्ड मिला था सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद कंटेनमेंट को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड थे जो इस साल दिए गए थे इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025। ये जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बाकी का दिया हुआ है जो भी सिटीज में कंपटीशन हुए थे, या बेस्ट गंगा टाउन, बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। विच इंस्टीट्यूट टीम वन द राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025? 2025 का जो अवार्ड हुआ था राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025, वो कौन सी टीम ने, कौन से इंस्टीट्यूट की टीम ने जीता था? तो वो जीता था ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ICAR का जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है उसने इस साल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता था। अवार्ड दिया था भैया 16 जुलाई 2025 को, जब 97th फाउंडेशन डे था, है ना, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। 97 फाउंडेशन डे ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो फाउंडेशन डे था उस दिन ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे। अवार्ड दिया किसने? जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, श्री शिवराज सिंह। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। इसी में एक अवार्ड दिया गया था NAAS यंग साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो वो मिला था डॉक्टर एनीस रानी डेल्फिया। ठीक है, एनीस रानी डेल्फिया जो है, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल है, हु रिसीव द कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024? 2024 का जो कलिंगा रत्ना अवार्ड है वो किसको मिला है? तो हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको ये अवार्ड मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। अवार्ड देता कौन है, प्रेजेंट किसने करा? तो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। फंक्शन होल्ड किया गया था उड़ीसा कटक उड़ीसा में ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट राउंड मिसेज अर्थ इंटरनेशनल 2025, एक कंपटीशन होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिसेस अर्थ इंटरनेशनल 2025, वो कौन जीती हैं? तो वो इंडिया की मॉडल है, इनका नाम है विदु इशिका जी इस साल मिसेस अर्थ इंटरनेशनल जीते हैं। Which international recognition did the SBI receive in 2025 ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? 2025 जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसमें SBI जो है उसको कौन सा अवार्ड प्रेजेंट किया गया था?
ठीक है। तो एक एनुअल इवेंट होता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वहाँ पे एसबीआई को जो है अवार्ड मिला था वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला था एसबीआई को फॉर द ईयर 2025। एसबीआई के चेयरमैन का नाम पूछा जाए तो एसबीआई के चेयरमैन है CS शेट्टी जी, है ना। और हेडक्वार्टर मुंबई। बना कब था? बना था 1806 में, ठीक है। इसको बाद में नेशनलाइज कर दिया गया 1955 में, ठीक है। 1806 में एसबीआई बन गया था। शुरुआत हुई थी एज बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। Which dancer recently set a world record with a 170-hour long Bharatanatyam performance, earning a place in the Golden Book of World Records? हाल ही में कौन से परफॉर्मर हैं जिन्होंने भरतनाट्यम परफॉर्म करा था 170 घंटे तक लगातार, है ना। तो उनका नाम पूछा गया है। तो ये एक मैंगलुरु की स्टूडेंट है, इनका नाम है रेमोना इविटे परेरा, ठीक है। रेमोना परेरा जी जो है, इन्होंने 170 घंटे कंटिन्यूसली भरतनाट्यम डांस जो है वो परफॉर्म करना था। द मेरी पंचायत ऐप वॉज अवॉर्डेड WSIS प्राइज तो 2025 चैंपियन अवार्ड इन द विच कैटेगरी। तो WSIS जो प्राइज थे उसमें मेरी पंचायत को अवार्ड मिला था। तो पूछा गया कि किस कैटेगरी में अवार्ड मिला था, तो वो मिला था कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अवार्ड फंक्शन हुए कहाँ थे? तो अवार्ड फंक्शन हुए थे जिनेवा में। जिनेवा में ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और बारी जाए कि इस ऐप को बनाया किसने, इस ऐप को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसको बनाया है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलके ये मेरी पंचायत ऐप बनाया था। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना फॉर बुद्धिस्ट एंड सिख डिवोटीज? जो भी बुद्धिस्ट और सिख डिवोटीज होते हैं उनके लिए कौन से स्टेट ने बुद्धा तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना ये लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस जो इन योजनाओं के तहत, दोनों योजनाओं के तहत लगभग 10,000 रुपए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट हर इंसान को दिए जाएंगे, ताकि वो आराम से अपना जो दर्शन है उसका आना जाना कर सके, ठीक है। उसके लिए 10,000 का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। द डिजी लक्ष्मी स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो डिजी लक्ष्मी जो है एक डिजिटल इंक्लूजन स्कीम है, ठीक है, ऐप स्कीम है। और जिसको लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च करा है, ताकि जो भी महिलाओं में महिला एंटरप्रेन्योर्स है उनको बढ़ावा मिल सके, प्लस डिजिटल इंक्लूजन में वो आगे आ सके, ठीक है। और मेन फोकस रहेगा जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना उनको एम्पावर करने का। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। हाल ही में एक स्कीम चलती है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, तो और बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस योजना के रिगार्डिंग सही है कहाँ की? बिहार की है, ठीक है। बिहार की स्कीम है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। पहला है द स्कीम प्रोवाइड्स अ मंथली पेंशन ऑफ
3000, भाई वो सही बात है। 3000 की पेंशन हर आर्टिस्ट को मिलती है। द मिनिमम रिक्वायर्ड एज फॉर आर्टिस्ट टू रिसीव द पेंशन इज 50 ईयर्स। सही बात है। कम से कम जो एज है वो 50 साल होनी चाहिए, और जो एनुअल इनकम है वो 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि जो आर्टिस्ट है जो पेंशन लेना चाहता है उसको कम से कम 10 साल, ठीक है, 10 साल जो परफॉर्म आर्ट परफॉर्म करना है, या जो आर्टिस्ट है उनको 10 साल कम से कम काम करा होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके वो पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका नाम बदला गया था, तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और वुमेन और चाइल्ड जो होते हैं इनके डेवलपमेंट में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अगला सवाल है, इन विच इंडियन स्टेट was the foundation stone laid for the country's first national cooperative university? भारत की जो पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी थी वो कौन से स्टेट में आ रही है? तो वो आ रही है गुजरात में, ऑप्शन ए गुजरात। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।